नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 37,154 नए कोरोना के मामले सामने निकल कर आए हैं, जिसमें से ज्यादातर केरल में 12,220 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 8,535 और तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहां पर 2,775 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 724 लोगों की मौत की सूचना सामने निकल कर आई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 जुलाई 2021 यानी कि सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मामलों की संख्या बढ़कर 3,08,74,346 पर पहुंच गई है और इस संक्रमण से अब तक 4,08,764 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि देश भर में 3,14,07,13 आपको बताते चले कि यहां पर मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं 24 घंटे में 37,154 नए मामले कोरोना के दर्ज किए गए हैं। 39,649 मरीज आज ठीक भी हुए हैं। 24 घंटे की हम बात कर रहे हैं। राहत की बात है कि 39,654 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं 24 घंटे में 724 लोगों की मौत भी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े क्या हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में देश भर में 37,000 से अधिक नए मामले सामने निकल कर आए हैं। वहीं 39 तो आपको बताते चले कि 24 घंटे के मामले हम आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में 37,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र में अधिक मामले सामने निकल कर आए हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि 24 घंटे के मामले हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 37,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 24 घंटे में देश भर में 37,154 नए मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना के और 39,000 से अधिक लोग 24 घंटे में ठीक होकर अपने घर वापस गए हैं। वहीं 24 घंटे में मरने वालों की संख्या भी आपको बताते चले कि यहां पर 700 से अधिक मरने वालों की संख्या सामने निकल कर आई है। 724 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे में कोरोना के चलते। और आपको बता दें कि आज 12 जुलाई को पेट्रोल की कीमतों में फिर एक बार बढ़ोतरी देखने को मिली है और पेट्रोल 28 पैसे महंगा हुआ है, लेकिन डीजल की कीमतों में 16 पैसे की कमी आई है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमतें 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई। वहीं डीजल की बात करें तो 79 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर बिका है। और बताते चले कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव सुबह 6 बजे हो जाता है और सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। तो आपको बताते चले पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डीजल शतक पार कर गया है, यानी कि 100 रुपए से भी अधिक दामों में पेट्रोल बिक रहा है। माफ करिएगा, पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 रुपए से अधिक कई राज्यों में हो गई है, जिससे लोगों की जेबों में खासा असर देखने को पड़ रहा है। एक तरफ महंगाई से लोग यहां पर परेशान हैं, तो वहीं जहां पर दाल और अन्य चीजों के जो दरें हैं वो बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर कई विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार प्रदर्शन भी कर रही हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी कर रही हैं और सरकार को कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने खत लिखकर ये उनसे मांग की है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की जाए और साथ ही जो राशन का सामान है उसमें भी कुछ कमी की जाए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलिए ओडिशा की बात करेंगे। आपको बता दें कि ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है और इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर एक ट्वीट करते जा रहे हैं और इसके जरिए देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रथ यात्रा के विशेष अवसर पर सभी को शुभकामनाएं हैं। हम भगवान जगन्नाथ को नमन करते हैं और कामना करते हैं कि वह सभी को स्वस्थ और समृद्ध, आपको बता दें, स्वस्थ रखें और जीवन का आशीर्वाद दें।
और समृद्धि दें। साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई दिग्गज नेताओं ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर लिखा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शुभ अवसर पर सभी देशवासियों, विशेष रूप से उड़ीसा में सभी श्रद्धालुओं को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक शुभकामनाएं उन्होंने यहां पर दी हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि मैं कामना करता हूं कि प्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से सभी देशवासियों का जीवन सुख, समृद्धि और स्वस्थ से परिपूर्ण बना रहे। तो यहां पर आपको बता दें, जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो शुरू हो गई है और इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक ने यहां पर ट्वीट के जरिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इनके साथ ही कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ट्विटर के जरिए सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, जगन्नाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को वहां पर जाने की एंट्री नहीं दी गई है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब सीमित संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं क्योंकि कोरोना के नियमों का भी पालन करना है। आपको बता दें कि टेलीविजन के माध्यम से लोग जगन्नाथ यात्रा के दर्शन करेंगे। और टोक्यो ओलंपिक को लेकर भारतीय दल पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एथलीटों से यहां पर बातचीत, खेलों में उनकी भागीदारी से पहले उन्हें प्रेरित करने का एक प्रयास किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री ने हाल ही में टोक्यो 2020 में भारत के दल की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा दिल से तो ये आपको अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में तो पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से एथलीटों से यह बातचीत खेलों में उनकी भागीदारी से पहले उन्हें प्रेरित करने का एक प्रयास है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में टोक्यो 2020 में भारत के दल की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में भी कुछ एथलीटों की प्रेरणादायक यात्रा पर भी चर्चा करने के साथ ही देश में आगे आने वाले और पूरे दिल से उनका समर्थन करने का आह्वान किया था। और इस कार्यक्रम के दौरान युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, युवा मामले और आपको बताते चले कि यहां पर राज्य मंत्री किरण रिजिजू उपस्थित रहे हैं। और आपको बताते चले कि भारत से 18 खेलों के लिए कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। कोरोना महामारी और टीकाकरण को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते आए हैं और उन्होंने केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है लेकिन कोविड के टीके नहीं बढ़े हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने रोजाना हो रहे टीकाकरण का चार्ट भी साझा किया है। इसके अनुसार दिसंबर 2021 तक सभी 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण पूरा करने का लक्ष्य भी दूर है। और राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ी है लेकिन वैक्सीन की संख्या नहीं बढ़ी है। और उन्होंने हैशटैग लगाया है टीका कहां है। इस तरीके का राहुल गांधी की तरफ से यहां पर हैशटैग लगाया गया है कि टीका कहां है। ये राहुल गांधी ने ट्विटर पर हैशटैग लगाया है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों की संख्या तो बढ़ गई लेकिन टीके की संख्या क्यों नहीं बढ़ी। इस तरीके के सवाल उन्होंने केंद्र सरकार से पूछे हैं। लगातार केंद्र सरकार पर वो निशाना साधते चले आए हैं और आज भी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है लेकिन टीके की संख्या क्यों नहीं बढ़ी। हैशटैग भी लगाया है। तो राहुल गांधी ने लगातार कोरोना को लेकर सरकार को घेरा है और आज भी उन्होंने इसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।
और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में देश के पहले वाणिज्य एलएनजी फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। इस दौरान गडकरी ने कहा है कि एलएनजी, सीएनजी और एथेनॉल ईंधन के अधिक प्रयोग से पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से राहत मिलेगी, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं और आंदोलन कर रहे हैं। गडकरी ने आगे कहा है कि वाहन ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल की तुलना में 20 रुपए प्रति लीटर बचाने में मदद करेगा। वहीं एलएनजी के आर्थिक लाभ पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आंकड़ों से पता चलता है कि एक पारंपरिक ट्रक इंजन को एलएनजी इंजन में बदलने की औसत लागत 10 लाख रुपए है और वहीं साल में ट्रक लगभग 98,000 किलोमीटर चलते हैं। इसलिए एलएनजी में बदलने के बाद 9 से 10 महीने के प्रति वाहन 11 लाख रुपए की बचत होगी। तो गडकरी ने यहां पर एलएनजी फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया, जो बताया है, बड़ी समस्या बताई है पेट्रोल को। तो एलएनजी के आर्थिक लाभ पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि इससे ट्रक चालकों को काफी लाभ मिलेगा क्योंकि एलएनजी सस्ती है और जिससे ट्रक चालकों को काफी लाभ मिलेगा। साल में करीब 11 लाख रुपए का लाभ उन्होंने बताया है। तो एलएनजी फिलिंग स्टेशन का उन्होंने उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और राजपुरा में उग्र किसानों की आपको बता दें, चंगुल से बीजेपी नेता को छुड़ाने पहुंची पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की है और इस पर गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया है और हमला जमकर किया है। यहां पर दोनों में झड़प देखने को मिली है। इसके कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। पुलिस ने हाई कोर्ट के आदेश पर प्रदर्शनकारी किसान द्वारा बंधक बनाए गए भाजपा नेताओं को छुड़ाने के लिए कार्रवाई की। बाद में पुलिस भाजपा कार्यकर्ताओं, जो नेता हैं, उनको छुड़वाने ले गई थी, जिसके बाद किसान अब सड़क पर जाम करने को तैयार हो गए हैं। और बताया जा रहा है कि इससे पहले रविवार को किसानों ने पंजाब के राजपुरा में बैठकर यहां पर भाजपाइयों के साथ मारपीट की। और साथ ही आपको बता दें, शाम को जिला सचिव के घर पहुंचे वरिष्ठ नेताओं को बंधक बना लिया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने पंजाब के राजपुरा में बैठक कर रहे भाजपाइयों के साथ मारपीट की है और शाम को जिला सचिव के घर पहुंचे वरिष्ठ नेताओं को बंधक बना लिया गया है और किसानों ने घर की बिजली भी काट दी है। तो आपको बताते चले कि जो नेताओं को छुटाने यहां पर पुलिस गई थी, पुलिस के साथ भी किसानों ने मारपीट की है और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है किसान और पुलिस के बीच, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। राजपुरा में किसानों व पुलिस में भिड़ंत हो गई है। पुलिस ने किसानों पर किया है लाठीचार्ज, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि किसान पिछले कई दिनों से, कई महीनों से आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन के चलते आपको बताते चले कि यहां पर भाजपाइयों की एक बैठक चल रही थी। इसी दौरान किसानों ने वहां पर दस्तक दी और कई भाजपाइयों को बंधक बना लिया, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन भाजपाइयों को छुड़ाने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस और किसानों के बीच में यहां पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर दी, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि कई पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई सीटें अपने नाम की हैं, लेकिन इस चुनाव में हिंसा का एक ऐसा दौर देखने को मिला है कि विपक्ष ने कई मौके पर राज्य की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। और ऐसा ही हिंसा इटावा में भी देखने को मिली थी, जहां पर जिले के एसपी संग यहां पर बदसलूकी की गई है और उन पर हमला भी किया गया और अब उस मामले में बड़ी कार्रवाई भी हुई है। रविवार को बीजेपी नेता विमल भदौरिया सहित यहां पर बता दें कि सैकड़ों की संख्या में अधिक यहां पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल 10 जुलाई को ब्लॉक प्रमुख मतदान के समय बाड़पुरा ब्लॉक के बाहर उदी
चौराहे पर जबरदस्त उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं पर हिंसा फैलाने के आरोप लगाया गया था। तो आपको बताते चले कि बीजेपी का प्रदर्शन तो जरूर उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा देखने को मिला है, बड़े अच्छे यहां पर सीटें बीजेपी ने ब्लॉक प्रमुख में यहां पर निकाली हैं, लेकिन हिंसा का जो दौर था वो कई जगह पर देखने को मिला है। इटावा हो या फिर उन्नाव हो, उन्नाव में पत्रकार के ऊपर हमला किया गया, पत्रकार के साथ मारपीट की गई। तो लखीमपुर खीरी से भी कई ऐसी तस्वीरें आई जहां पर उपद्रव हुआ। और साथ ही कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर के में भी यहां पर उपद्रव देखने को मिला। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में भी यहां पर उपद्रव देखने को मिला, जहां पर भाजपा और सपा के नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की। और साथ ही कानपुर के चौबेपुर में भी यहां पर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक देखने को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज कर सभी उपद्रवियों को वहां पर खदेड़ा था। और ऐसी ही एक तस्वीर इटावा से सामने निकल कर आई, जहां पर एसपी यानी कि इटावा के जो एसपी उनके साथ यहां पर बदसलूकी की गई। और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज 2 दिन के बाद वैक्सीनेशन शुरू होगा। आपको बताते चले कि वैक्सीन की कमी होने के कारण यह अभियान बंद हो गया था। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्य को 85,000 से अधिक डोज प्राप्त करवाई हैं और बीएमसी का कहना है कि इतनी डोज एक दिन के लिए काफी हैं। आपको बताते चले कि मुंबई में कुल 401 वैक्सीनेशन सेंटर हैं और इसमें 283 बीएमसी के अधीन हैं। वहीं वैक्सीन 9 बजे से शाम 5 बजे तक का लगवाने का समय यहां पर जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि ये वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन सेंटर वहां पर बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल में अब वैक्सीन वहां पर पहुंचा दी गई है और वैक्सीनेशन अब पूरी तरीके से यहां पर शुरुआत इसकी कर दी गई है। वैक्सीन की यहां पर जो खेप है वो पहुंचा दी गई है और वैक्सीनेशन अब तेजी से किया जा रहा है। 9 बजे से शाम 5 बजे का समय निर्धारित किया गया है। तो आपको बता दें वैक्सीनेशन अब स्टार्ट हो गया है मुंबई में और यहां पर लोग पहुंच रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। आपको बता दें कि वैक्सीन की कमी से यहां पर वैक्सीनेशन रोक दिया गया था, जिसके बाद अब वैक्सीन वहां पर पहुंचा दी गई है और वैक्सीनेशन अब फिर से शुरू कर दिया गया है। और भीषण गर्मी में झुलस रहे राजस्थान में रविवार को दोपहर बाद मौसम पलट गया है। आपको बताते चले कि इसके बाद अलग अलग जिलों में कहीं हल्की फुल्की जोरदार बारिश भी देखने को मिली है। तो और राजस्थान और जयपुर समेत कई जिले में जोरदार बारिश भी देखने को मिली, लेकिन इस दौरान आपको बता दें अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने से 9 बच्चों समेत 22 लोगों की मौत हो गई है और इसमें सर्वाधिक 11 मौतें जयपुर में ही हुई हैं और कोटा में 4 और धौलपुर की अगर बात करें तो यहां पर 3 बच्चों की मौत हुई है बिजली गिरने से। इसके अलावा अलग अलग जिलों में भी 3 लोग बिजली की चपेट में आने से अपनी जान गंवा बैठे हैं और इस दौरान जयपुर में सर्वाधिक 59 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बताते चले कि जयपुर में शाम करीब 6:15 की अगर बात करें तो बारिश यहां पर शुरू हुई थी, जिसके बाद इसकी गति तूफानी होती चली गई और बारिश से वहां पर सड़कों पर जलभराव हो गया और बारिश के चलते कई जगह पर आपको बता दें कि बिजली गिरने की यहां पर खबरें सामने निकल कर आई हैं, जिससे कई लोगों की मौत की खबर भी सामने निकल कर आ रही है। इस दौरान आपको बता दें अमेरन महल के सामने स्थित वॉच टावर पर 2 बार बिजली गिरी और इससे वहां घूम रहे लोगों में से यहां पर करीब 1.5 दर्जन यहां पर इसकी चपेट में आ गए। इसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर सामने निकल कर आई है, यानी कि आकाशीय बिजली से कई जगह पर असर देखने को मिला है, कई जगह लोगों की मौत हुई है। अगर कानपुर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी बिजली कई जगह पर गिरी है, कानपुर के देहात में भी बिजली गिरी जिससे कि कई लोगों की मौत हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों की मौत हुई है। टोटल 68 लोगों की मौत बताई जा रही है बिजली गिरने से जिन लोगों की मौत हुई है। वहीं पर जयपुर भी इसमें शामिल है, जयपुर में भी बिजली का कहर देखने को मिला है। बारिश जरूर हुई है कई स्थानों पर और उसके साथ साथ कई जगहों पर बिजली गिरी है। बिजली गिरने से कई लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आई है। और बिहार में कोरोना संक्रमण की स्थिति काबू होते ही नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बताते चले कि सरकार ने नए फैसले के तहत आज यानी कि सोमवार से सभी शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे और इस दौरान राज्य के 11वीं 12वीं के सभी स्कूल, सभी डिग्री कॉलेज और सभी सरकारी और निजी
विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान कुल छात्र संख्या की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। हालांकि सरकार ने स्कूल कॉलेज को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी है, सख्त हिदायत आपको बता दें कि यहां पर दी गई। यानी और यही नहीं, यहां पर संस्थान के गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था होगी और वैक्सीनेशन करा चुके शिक्षकों और कर्मचारियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। यानी कि स्कूल में जो लोग अंदर प्रवेश करेंगे, जो शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं, जो वहां पर चपरासी हैं, जो भी लोग हैं, अगर अंदर प्रवेश करेंगे तो कम से कम उनको एक वैक्सीन दी गई हो, तभी वो स्कूल के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और साथ ही ये भी आपको बताते चले, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि स्कूल के बाहर यानी कि गेट की एंट्री पर वहां पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाएगी। जो भी बच्चे अंदर एंट्री करेंगे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। साथ ही ये भी बताते चले कि सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ख्याल रखा जाएगा। 50% क्षमता के साथ बच्चों को प्रवेश मिलेगा। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल नेशन फर्स्ट।